नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। 9 बजे की बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे मिडिल ईस्ट जंग के बीच से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। जंग के बीच अमेरिका ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। जी हां, ये वॉर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अमेरिका ने समुद्र में फंसे हुए ईरानी तेल की बिक्री के लिए 30 दिनों की छूट दे दी है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी करके इस छूट का ऐलान किया। बेसेंट ने कहा कि इस छूट के जरिए ट्रंप प्रशासन चीन द्वारा जमा किए गए सस्ते तेल को बाजार में लाकर ऊर्जा संकट को खत्म करना चाहता है। इससे तेल की कीमतें ना बढ़े और बाजार में स्थिरता आए। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि ईरान के तेल पर जो पाबंदी लगी हुई थी उसमें अगले 30 दिनों के लिए ढील दी जा रही है। इसका मतलब ये है कि इस दौरान ईरान का तेल खरीदा और बेचा जा सकता है। अमेरिका की तरफ से ये छूट उन जहाजों पर लागू होगी जिनमें 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के बीच जहाजों के टैंकर्स को भरा जाएगा। इसका सीधा मतलब ये होता है कि अमेरिका की तरफ से दी गई ढील समुद्र में फंसे हुए ईरानी तेल की बिक्री की अनुमति देता है, जिसका उद्देश्य बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करना है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसकी घोषणा की। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि ईरान के तेल को चीन जमा कर रहा है। अमेरिका इस छूट के जरिए 140 मिलियन बैरल तेल बाजार में लेकर आएगा, जिससे दुनिया में तेल की कीमतों में कमी आएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा इस वक्त स्ट्रगल चल रहा है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में, उसके बाद बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और अब अमेरिका की तरफ से ये जो ढील दी गई है, जो ईरान का तेल है उसे बेचने की जो इजाजत दी गई है, अब बाजार में एक स्थिरता आने की उम्मीद है। ये कच्चा तेल अगर बाजार में आता है तो जिस तरीके से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, अभी लगभग $112 प्रति बैरल ये कीमतें पहुंच गई हैं और कीमतें और ना बढ़े, इसमें एक बड़ी राहत इस ढील के जरिए मिल सकती है। तो बेहद तनावपूर्ण स्थिति पूरे मिडिल ईस्ट में बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से एनर्जी सप्लाई प्रभावित हो रही है। समुद्र में फंसे हुए ईरानी तेल की बिक्री की कुछ दिनों की छूट यहां पर अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा यू टर्न देखने को मिल रहा है। छूट देने से 14 करोड़ बैरल तेल दुनिया के बाजारों में आएगा। इससे जो फ्लो जिसमें दिक्कत आ रही थी सप्लाई में, उसमें थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। ट्रंप प्रशासन ने एनर्जी सप्लाई बढ़ाने के लिए कह दिया है। फैसले से दुनिया के बाजार में भी थोड़ी सी स्थिरता देखने को मिल सकती है। तो लगातार अब जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर अटैक किए जा रहे हैं, उसकी ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक हो रहे हैं और ईरान का जो तेल इस वक्त समुद्र में फंसा हुआ है, जो उन देशों तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां पर इनकी बिक्री होती है, ऐसे में अब ये जो ढील दी गई है, इसके बाद अब ईरान का वो तेल बाजार में बिक पाएगा। और ये इसीलिए फैसला लिया गया है ताकि जो ईरान का तेल है वो चाइना की तरफ से जमा ना किया जा सके। तो ये कहीं ना कहीं चाइना को वाद देते हुए ईरान के इस तेल को बाजार में बेचने की इजाजत अमेरिका की तरफ से दी गई है और इससे कहीं ना कहीं अब जो तेल मार्केट है उसमें लोगों को बड़ी राहत देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से अलग अलग देशों में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में ये एक बड़ी राहत लोगों के लिए है। एनर्जी एक्सपर्ट नरेश तिनेजा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, ये जो राहत दी गई है अमेरिका की तरफ से, खास तौर पर जिस तरीके से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप अमेरिका के स्टेप को? जी, मेरा नाम नरेंद्र तनेजा। और देखिए, जो अमेरिका की तरफ से आया है खबरें, कुल मिलाकर के जिस हिसाब से तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और खासतौर से अमरीकी बाजार में, अमरीकी उपभोक्ता के लिए पेट्रोल डीजल की कीमत बहुत ऊपर से जा रही थी, उससे महंगाई का डर था। लिहाजा अमेरिका ने यह कदम उठाया है। मुख्यतः यह कदम जो उन्होंने उठाया अपनी अर्थव्यवस्था और अपने उपभोक्ता को बचाने के लिए। हालांकि इससे जो है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा लाभ मिलेगा, लेकिन जिस तरह से हमले चल रहे हैं ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर गल्फ खाड़ी के देशों में, उससे बाजार में तो बहुत चिंता है। और इस तरह से जब तक जो दोनों देशों को या जितने भी देश इन्वॉल्व हैं वो युद्ध रोकने की तरफ कदम उठाएंगे, जो तेल का बाजार है उसको तभी राहत मिलेगी। क्योंकि आज जो तेल की कीमत है जितनी होनी चाहिए, अगर डिमांड एंड सप्लाई से चले तो तेल की कीमत $60 पर बैरल से नहीं होनी चाहिए ऊपर, लेकिन जैसा आप जानती हैं कि 100 से ऊपर है और इंडियन बास्केट की तो उससे भी थोड़ी ज्यादा। तो इसलिए थोड़ी राहत है, लेकिन कुल मिलाकर के पूरे युद्ध से और जो पर्शियन खाड़ी है, फारस की खाड़ी है, उसमें जो परेशानी हो रही है, टैंकर का मूवमेंट नहीं हो रहा, उससे बाजार काफी चिंतित है और पूरी दुनिया के उपभोक्ता भी उसको लेकर के चिंतित हैं।
नरेंद्र जी, जिस तरीके से ये कीमतें तो बढ़ रही हैं, ऐसे में अब ये जो 30 दिन की छूट दी गई, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहीं कि एक सॉफ्ट कॉर्नर अमेरिका के मन में ईरान के लिए आ रहा है, या फिर ये सिर्फ चीन को मात देने के लिए है कि कहीं इसका फायदा चीन ना उठा ले? नहीं, इसका मुख्यतः यह है कि जो दुनिया का जो ग्लोबल सप्लाई सिस्टम है, जब से युद्ध शुरू हुआ है तो उसका लगभग 18% वह तेल उससे गायब हो गया, क्योंकि 20% तेल जो है वो खाड़ी के देशों से आता है। अब वो तेल जो गायब हो गया तो उससे किल्लत होने लगी थी, कीमतें ऊपर जाने लगी थी। चाइना तो कहीं ना कहीं निशाने पर हमेशा रहता ही है अमेरिका के, लेकिन ये जो कदम उठाए जा रहे हैं मुख्यतः इसलिए कि जो कीमतें हैं जो बेकाबू हो रही थी उनको थोड़ा सा रोका जा सके। बहुत ज्यादा रोकना तो मुश्किल होगा क्योंकि किल्लत है। अगर जो है वो पूरी खाड़ी के देशों से 20 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन निकलता था, अब वो घट करके मात्र 3 मिलियन रह गया है जो पाइपलाइन से जा रहा है। तो दिक्कत है, उसी को कहीं ना कहीं जो है वो शांत करने की कोशिश है। और अब देखना होगा बाजार कितने दिन इससे शांत रहता है, क्योंकि बाजार में इस समय सप्लाई को लेकर के, तेल की आपूर्ति को लेकर के बहुत बड़ी चिंता है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आज भी तेल की अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था भी तेल की अर्थव्यवस्था है। बिना तेल के दुनिया की अर्थव्यवस्था वो ठीक तरह से चल नहीं पाती है, इसलिए आपूर्ति के लिए दिक्कत, लिहाजा बाजार में चिंता। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ट्रंप ने ये प्रेशर में आकर के यू टर्न लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी आपका। अमेरिका ने ईरानी तेल को बेचने की इजाजत यहां पर दे दी है। ये वॉर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अमेरिका ने समुद्र में फंसे हुए ईरानी तेल की बिक्री के लिए 30 दिनों की छूट यहां पर दे दी है। अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे ये बयान जारी करके इस छूट का ऐलान किया है। बेसेंट ने कहा कि इस छूट के जरिए ट्रंप प्रशासन चीन द्वारा जमा किए गए सस्ते तेल को बाजार में लाकर ऊर्जा संकट को खत्म करना चाहता है। इससे तेल की कीमतें ना बढ़े और बाजार में स्थिरता आए। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि ईरान के तेल पर जो पाबंदी लगी हुई थी उसमें अगले 30 दिनों के लिए ढील दी गई, यानी कि 20 मार्च से 19 अप्रैल तक ये छूट दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दौरान ईरान का तेल खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। अमेरिका की तरफ से ये छूट उन जहाजों पर लागू है जिनमें 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के बीच जहाजों के टैंकर्स को भरा जाएगा। और इसका सीधा मतलब ये भी होता है कि अमेरिका की तरफ से दी गई ढील समुद्र में फंसे ईरानी तेल की बिक्री की अनुमति देता है, जिसका उद्देश्य बढ़ते तनाव के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करना है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इसकी घोषणा की। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि ईरान के तेल को चीन जमा कर रहा है। अमेरिका इस छूट के जरिए 140 मिलियन बैरल तेल बाजार में लेकर आएगा, जिससे दुनिया में तेल की जो कीमतों में कमी आएगी। तो मिडिल ईस्ट की जंग का आज 22वां दिन है। जंग हर दिन भयानक होती जा रही है। साउथ पास गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद ईरान भड़क उठा है। ईरान ने लगातार खाड़ी के देशों के तेल और गैस फील्ड पर हमले कर रहा है। ईरान ने ईद की रात एक बार फिर से खाड़ी देशों पर जोरदार हमला किया। ईरान ने कुवैत, बगदाद और तेल अवीव पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। ईरान का ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। ये हमला ईरान के राष्ट्रपति के उस बयान के बाद हुआ जिसमें उन्होंने खाड़ी देशों को अमेरिका का साथ नहीं देने की अपील की थी। तो लगातार खाड़ी देशों पर ईरान की तरफ से अटैक्स किए जा रहे हैं और जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रहे हैं, कुवैत में रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। जैसे ही रिफाइनरी पर मिसाइल अटैक हुआ वैसे ही रिफाइनरी धू धू कर जलने लगी और सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज को ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। उनकी इकोनॉमी को निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ ईरान ये लगातार कह रहा है कि अमेरिका की जहां जहां मिलिट्री बेसिस है, जहां जहां पर अमेरिकी ऑफिशियल्स है, जहां पर अमेरिकन के बिजनेस हैं, उन्हें अटैक किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से रिफाइनरीज को अटैक बनाया जा रहा है, ऐसे में देश में लगातार तेल और गैस का संकट और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। ये 3 तस्वीरें तेल अवीव, बगदाद, कुवैत की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ईरान की तरफ से बीती रात जबरदस्त हमला किया गया है। लगातार ईरान ये हमला कर रहा है। ईरान ने एक बार फिर से कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर जोरदार हमला किया। 7,30,000 बैरल प्रतिदिन क्षमता वाली ये रिफाइनरी कुवैत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ईरान ने यहां पर एक साथ कई ड्रोन्स के साथ हमले किए हैं और इस हमले में 24 घंटे के अंदर दूसरी बार रिफाइनरी की कई यूनिट्स में आग लग गई। अभी तक इस हमले में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि इस हमले से कुवैत को भारी नुकसान हुआ। तो कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे ही वहां पर मिसाइल अटैक हुआ वैसे ही जोरदार धमाका हुआ और 24 घंटे के अंदर ये दूसरी बार कुवैत की रिफाइनरी पर अटैक हुआ है। तो ऐसे में रिफाइनरीज अब ऑपरेशनल भी नहीं रह रही हैं। यही वजह है कि लगातार वहां से तेल का जो एक्सपोर्ट होता था वो अब
बहुत कम होता जा रहा है और मिडिल ईस्ट कंट्रीज को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, ये सारे वो ऑयल रिफाइनरीज का हब है और इन्हीं ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाते हुए इजराइल और अमेरिका अटैक कर रहा है। और साथ ही ईरान ने कुवैत रिफाइनरी के साथ अमेरिका बेस को भी निशाना बनाया है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला किया। हमले के बाद अमेरिकी बेस में जबरदस्त धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। हमले के बाद से अमेरिकी बेस में आग भी लग गई। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमले के बाद की। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमला किया। ईरान हर उस जगह पर, हर एक उस लोकेशन पर अटैक कर रहा है जहां जहां अमेरिका के बेसिस हैं। और मिडिल ईस्ट में ईरान डे 1 से ही अटैक कर रहा है। रिटेलिएशन ईरान की तरफ से जारी है और अभी भी लगातार ये हमले और तेजी के साथ ड्रोन अटैक ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। कुवैत की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ईरान की तरफ से बीती रात ये हमला हुआ। तो इस महाजंग का आज 22वां दिन है। 22वें दिन भी ये जंग और भीषण होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये जंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है, लेकिन और ज्यादा ये भीषण होती जा रही है। ईरान ने कुवैत के साथ इराक पर ही जबरदस्त अटैक किया है। ईरान बगदाद एयरपोर्ट के पास यूएस विक्टोरिया बेस पर ड्रोन अटैक किया गया। हमले के बाद यूएस विक्टोरिया बेस पर तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। ईरान यहां रॉकेट और ड्रोन से हमला कर रहा है। तो रॉकेट और ड्रोन से ये अटैक हो रहे हैं। ये यूएस का विक्टोरिया बेस है जहां पर ये अटैक हो रहा है। ये इराक में अटैक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले भी इराक में यूएस के कई मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया था और जिस तरीके से ये एक और अटैक किया गया, ऐसे में मिडिल ईस्ट कंट्रीज को भी एक खासा नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि कई ऐसी मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं जो यूएस के बेसिस की तरफ भेजे जाते हैं, उनको अटैक किया जाता है, लेकिन जब उनको इंटरसेप्ट किया जाता है तो ये रिहायशी इलाकों में जाकर गिरते हैं और रिहायशी इलाकों में नुकसान की खबरें सामने आती हैं। और ईरानी ने बगदाद में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के बगदाद डिप्लोमेटिक सपोर्ट सेंटर पर भी हमला किया है। हमले के बाद से यूएस डिप्लोमेटिक सपोर्ट सेंटर में भीषण आग लग गई। ईरान के हमले से बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास के इलाकों में भी धमाके सुनाई दे रहे हैं। शुरुआती दिनों में युद्ध के हमने देखा था कि इजराइल और अमेरिका बहुत तेजी के साथ ईरान पर हमले कर रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से ईरान के जो मिसाइल्स हैं, ड्रोन हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। मिडिल ईस्ट में लगातार तबाही मचाते हुए ईरानी मिसाइल्स नजर आ रहे हैं। ये बगदाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार ईरान नॉन स्टॉप ये हमले कर रहा है। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी जोरदार हमला किया है। ईरान तेल अवीव पर लगातार मिसाइल दाग रहा है। इन हमलों के बाद तेल अवीव के कई इलाकों में धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमलों के बाद से तेल अवीव के कई इलाकों में धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ईरानी मिसाइल तबाही मचाती हुई नजर आ रही है। तेल अवीव पर यह अटैक किया गया है जहां पर बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला। और साथ ही ईरान इजराइल पर क्लस्टर बम से भी अटैक कर रहा है, जिसकी वजह से इजराइल को भारी नुकसान हो रहा है। ईरान नॉर्थ इजराइल के इलाकों पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। ईरान की तरफ से पहले साउथ इजराइल में हमले किए गए, अब नॉर्थ इजराइल में भी लगातार ईरानी मिसाइल्स गिरती हुई नजर आ रही है। इजराइल को नुकसान पहुंचाने के मकसद से ये ईरानी मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो नॉर्थ इजरायली इलाकों पर भी देखने को मिली। एक एक करके इजराइल की कई इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पर इजराइल की इकोनॉमी पर अटैक किया जा रहा है। वो जगह जो इजराइल की इकोनॉमी से रिलेटेड है उनको क्लस्टर बमों से निशाना बनाया जा रहा है। कुछ इस तरीके से क्लस्टर बम आते हैं, एक मिसाइल के रूप में आते हैं और उसके बाद अलग अलग बमों में बिखर जाते हैं और फिर ये क्लस्टर बमों के रूप में अलग अलग जगहों पर जाकर अटैक करते हैं। आसमान में एक रोशनी सी दिखाई देती है जो सीधे जाकर उन जगहों पर अटैक करती है जिन जगहों पर को ईरान निशाना बनाना चाहता है। और जैसे ही अटैक होता है वैसे ही वहां पर धुएं का गुबार उठने लगता है और अलग अलग जगह पर इजराइल में सायरन्स की आवाज सुनाई देती है। ये सायरन्स तब बजते हैं जब किसी तरीके के अटैक की आशंका होती है और उसी वक्त लोगों से कहा जाता है कि लोग सुरक्षित जगहों पर बंकर्स में चले जाएं। और इसके साथ ही ईरान ने एक बार फिर से यरूशलेम के पुराने शहर में भी मिसाइल अटैक किया है। इस हमले में वेस्टर्न वॉल और डोम ऑफ द रॉक की ओर जाने वाले रास्ते पर बना एक दरवाजा टूट गया।
मिसाइल के टुकड़े अल अक्सा मस्जिद से महज 400 मीटर की दूरी पर गिरे हैं। इजरायली पुलिस ने इस हमले का एक वीडियो भी रिलीज किया, जिसमें मिसाइल का एक टुकड़ा वेस्टर्न वॉल के पास फटता हुआ नजर आ रहा है। ईद का मौका और उस वक्त ही जिस तरीके से अटैक हुआ है उसका वीडियो बकायदा रिलीज किया गया जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, और जैसे ही ये वॉल टूटी वैसे ही वहां पर जो लोग फंसे थे, जिन लोगों का रेस्क्यू किया जाना था, उनका रेस्क्यू किया गया। ये इजराइल पुलिस की तरफ से ये वीडियो रिलीज किया गया है, और जो अल अक्सा मस्जिद है उससे महज 400 मीटर की दूरी पर यह अटैक हुआ है। तो एक एक करके जो अटैक्स हो रहे हैं ये इजराइल को भी खास तौर पर खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले सिर्फ इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो ईरान पर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है, जिस तरीके से अटैक्स इजराइल पर कर रहा है, खाड़ी देशों पर कर रहा है, वो एक बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ईरान का सेंट्रल इजराइल में भी अटैक जारी है। ईरान ने सेंट्रल इजराइल के रेहोवोट शहर में मिसाइल से हमला किया। यह हमला एक रिहायशी इलाके में हुआ। हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद रिहायशी इलाके से धुआं निकल रहा है। सड़क पर मलबा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। मिसाइल अटैक से एक घर में आग लग गई। तो ईरान लगातार हर उस जगह पर मिसाइलें दाग रहा है जहां पर इजराइल को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सके। एक तरफ मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसेस को टारगेट कर रहा है, ड्रोन से हमले कर रहा है ईरान। दूसरी तरफ इजराइल के साउथ इजराइल के बाद अब नॉर्थ इजराइल, तमाम वो रिहायशी इलाके, मस्जिद के पास, यरूशलेम में जबरदस्त धमाके ईरानी मिसाइल करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी नुकसान यहां पर इजराइल को पहुंचाने की कोशिश। 22वें दिन युद्ध के ईरान की तरफ से एक बड़ा मैसेज कि यह युद्ध थमने वाला नहीं है, हम लगातार जवाब देंगे। मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अब तक की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया है। ईरान ने यह हमला हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया एयरबेस को टारगेट करके किया है, और यह हमला ईरान से 4000 किलोमीटर दूर किया गया है। ईरान ने अमेरिकी ब्रिटिश जॉइंट एयरबेस पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं। हालांकि ईरान के इस हमले को अमेरिका ने बीच रास्ते में ही नाकाम कर दिया, उसे इंटरसेप्ट किया। बताया जा रहा है कि एक मिसाइल रास्ते में फेल हो गई, तो वहीं दूसरी मिसाइल को अमेरिकी युद्धपोत में लगे SM-3 इंटरसेप्टर लॉन्च से मार गिराया गया। तो ईरान नाटो पर ट्रंप का प्रहार, ब्रिटेन ने डाले हथियार। मिडिल ईस्ट की जंग होर्मुज पर आकर फंसी। ट्रंप ने रवाना किया जंगी बेड़ा, ईरान को चारों तरफ से घेरा। अमेरिका के 3 जंगी बेड़े ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। इन जंगी बेड़ों का टारगेट है ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, साथ में वो खर्ग आइलैंड जो ईरान के ऑयल कारोबार की लाइफलाइन है। यानी ट्रंप हर दिशा से हमला करने का प्लान कर रहे हैं। USS त्रिपोली को प्रशांत महासागर से अरब सागर में भेजा गया है। इसके साथ USS सैन डिएगो और USS न्यू ऑरलेंस भी हैं। इन जंगी बेड़ों पर F-35B जेट, ऑस्प्रे, CH-53 भारी हेलीकॉप्टर, सी हॉक, वाइपर, वेनम के साथ लगभग 1600 मरीन सैनिक भी सवार हैं। USS त्रिपोली की खासियत है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद करीब जा सकता है। साथ ही अगर जंग और भड़कती है तो ये फौरन सैनिकों की तैनाती कर सकता है। ट्रंप का टारगेट क्लियर है, ईरान को खर्ग आइलैंड और हॉर्मुज से नॉकआउट करना। You said opening the Strait of Hormuz is a simple military maneuver. Very simple. Yeah, but what did you mean by that? It's a simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help in the sense of you need ships, you need volume. And NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. And others could help us, but, you know, we don't use it. You know, at a certain point, it'll open itself at a certain point. But we've defeated the enemy, and they are an enemy. They're a sick group of people. The leadership is gone, the Navy is gone, the Air Force is gone, the anti-aircraft equipment that they have, the radar they have is all gone, everything's gone.
The strait itself, the actual strait, how are you? The strait itself is, we're doing a good job, but it would be nice if the countries, including China, if the countries that use it, China uses it 90% of their energy. Japan is 95% of the energy. It would be nice if those countries would get involved. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया भर के जहाज फंसे पड़े हैं। इसकी वजह से तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं और इसका सीधा प्रेशर ट्रंप पर पड़ रहा है। ट्रंप को इसे खुलवाने के लिए नाटो देशों से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन जब उन्होंने ट्रंप को ठेंगा दिखाया तो वो तिलमिला उठे, उन्हें कायर करार दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, नाटो देश कायर हैं और अमेरिका के बिना एक गठबंधन सिर्फ कागजी शेर है। वो न्यूक्लियर ताकत वाले ईरान को रोकने की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहते। अब जब ये लड़ाई सैन्य रूप से जीत ली गई है तो वो तेल की ऊंची कीमतों की शिकायत कर रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए सैन्य मदद देना आसान है, लेकिन सहयोगी देश इसमें भी पीछे हट रहे हैं। ये बहुत आसान सैन्य कदम है जिसमें बहुत कम जोखिम है, लेकिन वो मदद नहीं करना चाहते, कायर हैं और हम इसे याद रखेंगे। Well, it deserves. He's right about asking that, and I think NATO's gone down a long way because they haven't. I mean, they should be helping with the Strait. They get much of their energy from the Strait of Hormuz, and if Lindsey Graham said that, and don't forget, he was the big NATO guy for a while, and now he's not. And a lot of senators and congressmen, they were big. They're very upset with the fact that NATO has done nothing. ट्रंप के इस तीखे बयान का असर भी हुआ। अब तक खुद को इस जंग से बाहर रख रहे ब्रिटेन ने अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए अमेरिका का साथ देने का फैसला किया है। ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपने सैन्य बेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दफ्तर ने सैनिक बेस के इस्तेमाल की पुष्टि कर दी है। इस समझौते के तहत अमेरिका अब RAF एयरफोर्स और हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए कर सकेगा। ब्रिटिश सरकार ने इसे सामूहिक आत्मरक्षा के तहत उठाया गया कदम करार दिया है। इस फैसले के तुरंत बाद ही अमेरिका के B-52 बॉम्बर जेट फेयरफोर्ट बेस से मिडिल ईस्ट के लिए उड़ान भर चुके हैं। ब्रिटेन के इस फैसले से अब नाटो के दूसरे देशों पर भी अमेरिका की मदद के लिए आगे आने का दबाव पड़ सकता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बड़ी तादाद में तेल और गैस की सप्लाई यूरोप को होती है। यही बात ट्रंप याद दिला चुके हैं। I think NATO's making a very foolish mistake, and I've long said that, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test, because we don't need them, but they should have been there. We're always there for NATO. We're helping them with Ukraine. And many, it's got a notion that between us doesn't affect us, but we've helped them. It'd be interesting to see what country wouldn't help us with a very small endeavor, which is just keeping the strait open. And by comparison, it's small because Iran has very little firepower left. Their missiles are down to a low number. You see, they're shooting very few of them. You know why? Because they don't have very many of them. And because we've decimated their manufacturing capability. ट्रंप की सख्ती रंग लाई है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान से अकेले निपट सकते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी खुलवा सकते हैं। अब एक तरफ अमेरिकी जंगी बेड़ों की मूवमेंट और दूसरी तरफ ब्रिटेन का साथ, मिडिल ईस्ट में बड़े धमाके कभी भी सुनाई दे सकते हैं। अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने की भले ही छूट दे दी हो, लेकिन उसके ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में कोई कमी नहीं आई है। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के लिए एक बार फिर से B-52 बॉम्बर को लॉन्च किया है। ये B-52 बॉम्बर ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ट एयरबेस से निकला है। बताया जा रहा है कि अमेरिका खार्ग ऑयल फील्ड पर कब्जे के लिए बड़े हमले की तैयारी में है। Donald Trump is angry at Britain for supposedly not helping enough with his attack on Iran. I was very surprised with the United Kingdom. Unfortunately, here is not Winston Churchill. तो ब्रिटेन की तरफ से पहले ही इनकार कर दिया गया था कि वो सीधे तौर पर इस युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होगा, जिसको लेकर के ट्रंप काफी नाराज भी हुए थे। उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की थी। ब्रिटेन ने साफ कह दिया था कि जो ब्रिटेन में US बेस है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पूरे ब्रिटेन के आसमान का आप इस्तेमाल इस युद्ध के लिए ईरान पर हमले करने के लिए नहीं कर सकते। ईरान सेंट्रल इजराइल पर भी जोरदार हमला कर रहा है। ईरान सेंट्रल इजराइल पर क्लस्टर बमों से हमला कर रहा है।
इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को नाकाम करने में लगा हुआ है। बावजूद इसके मिसाइल के टुकड़े रिहायशी इलाकों में गिर रहे हैं। तो जब क्लस्टर बमों से अटैक होता है तो एक एक करके इन क्लस्टर बमों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो क्लस्टर बम इंटरसेप्ट नहीं हो पाते वो जाकर रिहायशी इलाकों में गिरते हैं, रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं और कई ऐसी जगहों पर देखा गया कि लोगों की जान भी इन क्लस्टर बमों के अटैक से गई है। तो जैसे ही ये क्लस्टर बम वहां पर एक रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है, क्योंकि जैसे ही रिहायशी इलाकों में जाकर गिरते हैं बड़ा नुकसान इन क्लस्टर बमों के जरिए देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक साथ कई जगहों पर अलग अलग जगह पर क्लस्टर बम गिरते हैं। और ईरान ने इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों की 67वीं वेव लॉन्च कर दी है। ईरान अमेरिकी ड्रोन कमांड सेंटर, इराक के रडार सिस्टम और पूरे इजराइल को टारगेट करके हमला कर रहा है। IRGC ने इन हमलों का वीडियो भी जारी किया है और इन वीडियो में आप देख सकते हैं इजराइल के यरूशलेम की तस्वीर, बगदाद की तस्वीर और लेबनान, तेहरान, बंदर अब्बास, हर तरफ ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई का बयान भी सामने आया। मुस्तफा ने कहा कि ईरान ने तुर्की और ओमान पर हमले नहीं किए। मुस्तफा के मुताबिक इजराइल ने मुस्लिम देशों को लड़ाने के लिए हमले करवाए हैं। खामेनेई ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ने सोचा था कि हमारी टॉप लीडरशिप को खत्म करके वो ईरान को हरा देंगे, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। तो मुस्तफा खामेनेई की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि ये ईरान के युद्ध में जीत हो रही है। जो खाड़ी देशों पर हमले हो रहे हैं वो ईरान नहीं कर रहा, बल्कि वो अमेरिका ही कर रहा है, वो इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। मुस्लिम देशों को आपस में लड़ाया जा रहा है। और इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान ने ब्रिटेन को धमकी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि अगर ब्रिटेन अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने देता है तो इसे जंग में शामिल होना माना जाएगा। अरागची ने यह भी आरोप लगाया कि ब्रिटेन और कुछ यूरोपीय देश इस मामले में एक तरफा रुख अपना रहे हैं। अरागची का कहना है कि इजरायल और अमेरिका के हमलों को ये देश नजरअंदाज कर रहे हैं। और साथ ही अरागची ने कहा कि अब ब्रिटिश PM स्टार्मर का अस्पष्ट रवैया अब और नहीं चल पाएगा। बताया भी जा रहा है कि अमेरिका ब्रिटेन के RF एयरफोर्स एयरबेस का इस्तेमाल करते हुए RAF एयरफोर्स एयरबेस पर अमेरिका की बॉम्बर विमान लगातार आते जाते देखे जा रहे हैं। और हाल ही में 2 अमेरिका B-52 बॉम्बर विमान इस एयरबेस से उड़ान भर करके करीब 15 घंटे के मिशन पर गए और फिर वापस लौटे। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। यूरोपीय देशों के बाद अब नाटो देश भी मिडिल ईस्ट छोड़ने लगे हैं। पोलैंड ने अमेरिका से ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। पोलैंड ने इराक में तैनात अपने जवानों को वापस बुला लिया है। तो नाटो देशों से लगातार कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से कि वो भी इस युद्ध में शामिल हो, ईरान को जवाब दे, ईरान पर अटैक करे, लेकिन नाटो देशों ने अब साफ कर दिया है कि वो इस जंग में शामिल नहीं होंगे। पोलैंड ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और हॉर्मुज को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक जहाज से $20 लाख यानी कि करीब 18 करोड़ रुपए तक वसूले जा रहे हैं। इसके बदले में ईरान जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ पैसेज की गारंटी दे रहा है। वही ममता बनर्जी इस वक्त ईद समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे। आइए आपको सीधे वही लिए चलते हैं। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव है, 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, 4 मई को नतीजे आएंगे। लगातार ममता बनर्जी कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रही है और ममता बनर्जी इस वक्त ईद के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची हुई है। वहीं शुभेंदु अधिकारी भी कालीघाट मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये ममता बनर्जी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर रोज लगातार ममता बनर्जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और कोलकाता में जो ईद का नमाज का कार्यक्रम है, जो सुबह की नमाज वहां पर पढ़ी जा रही है, उसमें ममता बनर्जी शामिल होने के लिए पहुंची और जाहिर तौर पर ये एक तरीके से कहें तो चुनाव का प्रचार भी है जो ममता बनर्जी की तरफ से इस वक्त वहां पर किया जा रहा है। और आइए आपको सुनाते हैं कि ममता बनर्जी क्या कह रही है। मुद्दा पूरा चाहे तो क्या
हमारा दिल में तमन्ना है, सात हौसला तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं चोर किसका बाजू कसीर में है। ये जमाती का हाथ में जा रहा है। इस बार राष्ट्रवादी जनता, सनातन जनता हमारी संस्कृति को रक्षा करने के लिए, धर्मीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए एकजुट होकर आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार अच्छे रहे, हिंदुस्तान अच्छे रहे, बंगाल अच्छे रहे। आज जो बंगाल को टारगेट करे वो चार नाम में जाए। खुद है तो उसको अरे मोबाइल बरकत छीनना है। हमारा अधिकार हम मोदी जी को नहीं देंगे। हमारा एक ही काम है, अब कोई भी आदमी जाके हाथ मिलाता है, मिलाइए। हम सब देश को पसंद करते हैं। हमारा देश को I'm proud of my India. I'm proud of the world. Let this message go to the world for peace, fraternity and friendship. आप जो दुबई में जाके दुबई में हमारा दोस्त है इंडिया का, आप जो उधर में जाके पूरा व्यक्ति मिलाता है, कलाम मिलाता है, तो आपका आखिर नहीं करते हैं। वो हिंदू या मुसलमान है, इंडिया आके आप भूल जाता है। आप बोलते हैं इसको नाम कर दो, उसको नाम कर दो, एक अभी डिक्टेटर है। मैं तो कहेंगे आप सबसे बड़ा डिक्टेटर है, आपका सरकार है। आशीर्वाद भाजपा शुभेंदु अधिकारी के ऊपर रही। माँ मुझे शक्ति दे, मैं बंगाल के भला करने के लिए मोदी जी का नेतृत्व में काम करे। माँ ने ये दिया मुझे, माँ ये कमल दिया ने। अरे पॉलिटिकल स्लोगन था ना। इलेक्शन कमीशन को पूछिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागने के बाद उन्होंने प्रत्याशी भी डिक्लेयर हो गया। उनका बात वो तो प्रत्याशी है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो हटाना चाहिए। ये वायलेशन ऑफ मॉडल कंडक्ट है, लेकिन वो तो घटिया काम करता है, इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज जिस तरीके से साधु संत समाज से लेकर पूरा माँ काली माता का भक्त मंडली का आशीर्वाद मुझे मिला यहाँ। आप देख लीजिए, आज शनिवार है, माँ का दिन है, किस तरीके से आशीर्वाद मिला है देख लीजिए। बंगाल में लहर चल रहा है, परिवर्तन का लहर, ये सनातन जीतेगा। ईद के चलते आज दिल्ली का उत्तम नगर इलाका हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। ड्रोन से लेकर सीसीटीवी तक निगरानी रखी जा रही है। दरअसल होली पर हुए तरुण हत्याकांड को लेकर हिंदू समाज में काफी गुस्सा है। कुछ संगठनों से आज विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। ऐसे में हाईकोर्ट ने पहले ही ईद पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। ईद के मौके पर माहौल ना बिगड़े, इसे लेकर पुलिस प्रशासन से सुरक्षा के जरूरी कदम उठाने को कहा गया था। और आज कोच का असर उत्तम नगर में साफ देखने को भी मिल रहा है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली वाले दिन तरुण नाम के शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पूरे इलाके में तनाव रहा और 1 दर्जन से ज्यादा आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया। अब चूंकि ईद का मौका है और इस वक्त हम उत्तम नगर इलाके के ईदगाह के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखें तो अभी भी जो ईदगाह के बाहर है वो सुरक्षा का कड़ा पहरा है, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। जो 3 जिलों की पुलिस है वो उसको यहाँ पर तैनात किया गया है, अर्धसैनिक बलों को यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर है वो
कोई भी शख्स बिगाड़ ना पाए। कड़ी सुरक्षा और कड़े पहरे के बीच जो है नमाजी ईदगाह के अंदर जा रहे हैं। दरअसल जो होली वाले दिन हुआ उसके बाद से लगातार यहाँ पर तनाव है और फिलहाल जो भी बड़ी सड़कें हैं यानी मुख्य सड़कें हैं जो सीधा उस जगह को जोड़ते हैं जहां पर तरुण की हत्या हुई, उनको जो है ब्लॉक किया गया है। इसके साथ साथ किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर कोई गलत खबर ना फैलाए, कोई भ्रामक खबर ना फैलाए, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस की सोशल मीडिया जो मॉनिटरिंग टीम है वो लगातार दिन रात काम कर रही है। इसके साथ साथ 150 से ज्यादा जो ऐसे पोस्ट हैं जो संवेदनशील थे उन्हें टेक डाउन कराया गया है। इसके साथ साथ जो ड्रोन कैमरे हैं उनसे पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। वहीं जो है दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं इस वक्त रूफ टॉप पर भी उनको तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई समस्या ना हो और लोग जो हैं बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ईद मना सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम नमाजियों के आने की तस्वीरें हैं और ईदगाह की तरफ जो है तमाम नमाजी आ रहे हैं। तमाम जो जिला के आला अधिकारी हैं वो स्पॉट पर हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस ने कई राउंड जो है अमन कमेटी की बैठक भी की है जिसमें दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत हुई है और लोगों ने पुलिस को भी आश्वस्त किया है और पुलिस ने लोगों को भी आश्वस्त किया है कि किसी तरीके से कोई माहौल ना बिगाड़ पाए। खासतौर पर कोई ऐसा ही बयानबाजी या कोई ऐसी पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर ना डाले जिससे कि इलाके में तनाव हो। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच में उत्तम नगर इलाके में ईदगाह में जो नमाजी हैं वो पहुंच रहे हैं।